ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश में बीते 24 घंटों से दो बयानों की चर्चा हो रही है। एक बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है, दूसरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। इन बयानों पर जारी सियासी घमासान हम आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीजीआई, कैसे इन संवैधानिक संस्थाओं को सियासी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं के इस संकट काल का विश्लेषण आपके लिए होगा। मुंबई में 5 दिन पहले जैन मंदिर पर बीएमसी का बुलडोजर चला। अब बीजेपी राज में मंदिर तोड़े जाने का कनेक्शन एक होटल से जुड़ा है। पूरी खबर क्या है हम बताएंगे। और जम्मू कश्मीर में आए कुदरत के कहर पर आज रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, पहाड़ तोड़ तबाही। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश से लेकर विदेश तक संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवालों और उन सवालों को लेकर हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे। आज इस खबर के केंद्र में दो चेहरे हैं। एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अमेरिका दौरे से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दूसरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। खबर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से करते हैं। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बॉस्टन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि अमेरिका से करीब 13,000 किलोमीटर दूर भारत में सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया। सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये साफ दिख रहा है। पहले आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बयान को लेकर शुरू हुए देशद्रोही वाले सियासी राग का विश्लेषण करेंगे। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them the videography. If we asked, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया। निशिकांत दुबे ने भारत पे विवादित टिप्पणी की। दोनों नेताओं के बयानों से देश की संवैधानिक संस्थाएं सियासी चक्रव्यूह में फंस गई। सब अपनी अपनी सहूलियत से इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी देश की संस्थाओं पर विदेश में कोई बयान दें तो सियासी हंगामा होना तय है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कोई बात कही है और उसका साइड इफेक्ट देश की सियासत में नजर आया। इस बार भी वही हुआ। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाकर बदनाम नहीं करता है। बीजेपी के हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि सवाल पूछने वाले को बीजेपी देशद्रोही कह रही है तो बीजेपी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अमेरिका में राहुल के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस भी बीजेपी के हमलों का खुलकर जवाब दे रही है। दोनों तरफ से जमकर जुबानी चिंगारियां उठ रही हैं। में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। चुनाव के दौरान भाजपा से हम सवाल पूछते थे, चुनाव आयोग भाजपा की रक्षा करने आता।
अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, रक्षा में कौन आया? भाजपा। आप जवाब नहीं दें, उल्टा सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें, तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते, बार बार चुनाव हारने के बाद उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। आपने सारा रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय करा दिया। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर, उसकी पारदर्शिता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो आप जो बात रखना, जैसा कहना। पर ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। दुर्भाग्यपूर्ण ये विपक्ष से हम सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार इसका कोई रिप्लाई कर रही है? सरकार, चुनाव आयोग, इन सबको ठोस जवाब देना चाहिए। और विपक्ष अगर गलत कह रहा है तो विपक्ष को जेल भेजे। राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं। उनको कई बार समझाया गया है, बोला गया है कि देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे उनके लिए एक तरह से मैं समझता हूँ कि दुस्वप्न जैसा बन गया है। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से कुंद हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि विदेश में जाकर देश को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, अब उसकी वजह भी आपको बताते हैं। सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा था कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे बहुत नियंत्रित चुनाव मानता हूं। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। 2022 में यूके के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा पर बीजेपी हमला कर रही है। 2018 में सिंगापुर दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डर का माहौल है और चुनाव जीतने के लिए लोगों को बांटने की राजनीति की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी ने विदेश दौरों से कभी संवैधानिक संस्थाओं के बहाने, कभी चुनाव प्रक्रिया के बहाने बीजेपी की केंद्र सरकार को टारगेट किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही वाला अटैक किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के देशद्रोही वाले हमले के तीर को उसी की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस ने हथियार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को बनाया है। कांग्रेस कह रही है कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देशद्रोही हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और पूर्व मुख्य चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी देशद्रोही हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर ने अटॉर्नी जनरल ऑफ आर वेंकटरमणी को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जिक्र किया है। निशिकांत के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 से ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना वाली कार्रवाई की मांग उठ रही है। केरल के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल से इसके लिए अनुमति मांगी है। वकील ने कार्रवाई की मांग वाले अपने लेटर में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का बयान सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को प्रभावित करता है। यहां एक बार फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की चर्चा करना जरूरी है। शनिवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। विपक्ष ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को निजी करार देकर उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बावजूद इसके निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी को लेकर एक्स पर विवादित बात लिखी है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। सवाल यही है कि आखिर क्यों निशिकांत दुबे बार बार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों पार्टी अध्यक्ष के आदेश के बाद भी वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे? सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ टिप्पणी करने के पीछे निशिकांत दुबे की कौन सी रणनीति है? इन सवालों के बीच विपक्ष एक बार फिर निशिकांत दुबे के बहाने बीजेपी के खिलाफ हमलावर है और बीजेपी इस मामले में बोलने से बच रही है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। इसका उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने दिया है और मुझे लगता है जब पार्टी का सर्वोच्च पद इस पर उत्तर दे चुके हैं
उसके पश्चात उत्तर देने को कुछ शेष नहीं रहता। क्या दोहरी नीति है इस बीजेपी की। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सांप्रदायिक रंग देकर अटैक किया, उसके बाद जेपी नड्डा जी ने क्या कहा कि ये पार्टी का मतलब नहीं है, ये पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत क्या होता है। आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की उसकी पद आपने दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे देश को, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने में संस्थाओं ने जो अपना रोल प्ले किया है, उनमें सबसे ज्यादा जुडिशरी को हम मानते हैं। अब उसको भी कमजोर करने का प्रयास, सिर्फ ये कहना कि वो उनकी पर्सनल राय, तो आपके वो नेता हैं, उनकी पर्सनल राय क्या हो सकती। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस खुलकर समर्थन में खड़ी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। पलटवार में कांग्रेस कह रही है कि निशिकांत दुबे ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी को देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं। कांग्रेस का कहना है कि निशिकांत दुबे सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड केस के बहाने आरोप लगाया है कि ईडी का गुस्सा राहुल ईसी पर निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस पूछ रही है कि निशिकांत दुबे पर बोलने से क्यों बच रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट करार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अपने सांसद को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें सुझाव दे रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान ने फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च कौन, संसद या सुप्रीम कोर्ट, इस बहस को तेज कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं और बात मुंबई में बीजेपी राज में तोड़े गए उस जैन मंदिर की करते हैं, जिस पर अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में जंग छिड़ गई है। बीएमसी ने जिस दिगंबर जैन मंदिर को तोड़ा है वो करीब 90 साल पुराना है। जैन मंदिर को 16 अप्रैल को तोड़ा गया था और इस कार्रवाई के खिलाफ 19 अप्रैल को जैन समाज के लोगों ने साइलेंट मार्च निकाला। इसमें बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में जैन मुनि, फडणवीस सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी विधायक पराग अलवणी भी शामिल थे। हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष सड़कों पर नारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे थे। मार्च निकाल रहे लोगों ने हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां ले रखी थी, जिस पर लिखा था, मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। मंदिर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह हमारी पहचान और संस्कृति है। हम शांत हैं, कमजोर नहीं। डर के नहीं, डट के खड़ा है पूरा समाज। धर्म का ये घोर अपमान नहीं सहेगा जैन समाज। बीएमसी की इस कार्रवाई को जैन समाज ने अपने साथ अन्याय बताया है। जैन समाज कह रहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो बीएमसी ने मंदिर तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। 1960 के दशक में बीएमसी की अनुमति से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, फिर अब इसे क्यों तोड़ा गया। सवाल यह भी है कि क्या विलय पार्ले में जैन सोसाइटी के गेट पर बने रामकृष्ण होटल के कहने पर बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। विलय पार्ले में दिगंबर जैन मंदिर एक जैन सोसाइटी के बाहर बना हुआ है। इसी सोसाइटी के अलग अलग गेट पर रामकृष्ण होटल के कई हॉल हैं, यानी एक ही परिसर में जैन मंदिर भी है और रामकृष्ण बार एंड रेस्टोरेंट भी, जिसे लेकर मंदिर के ट्रस्टियों और होटल मालिक के बीच कई बार विवाद हो चुका है। यह लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले रेस्टोरेंट मालिक ने जैन मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी के ही नेतृत्व वाली महायुति की सरकार है। मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी फिलहाल फडणवीस सरकार के पास ही है। त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मंदिर तोडण्यापासून ते एकत्र आणून नेतृत्व करण्यापर्यंत यांचं राजकारण आहे, बाकी काय म्हणत नाही। हे सगळं राजकीय गटाचा भाग असतो। भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए ये जमीन छीन ले। जैन समाज के मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी उद्योगपति को वो जमीन देना चाहते थे। अखिलेश यादव यूपी में रहते हैं, उनको मुंबई और विले पार्ले में रामकृष्ण होटल और उसका मालिक शेट्टी, ये कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्हों पे बोलते बोलते वो औरंगजेब को अपना विश्व पितामह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस प्रकार से वो राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, ये क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को इतिहास की कोई समझ है, कोई जानकारी है?
माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है, उसका इंतजार करने के बगैर इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है। मंदिर को जिस तरह से तोड़ा गया है उसे जैन समाज अपने साथ अन्याय बता रहा है। बीएमसी की कार्रवाई पर जैन समाज की मांग है कि मंदिर तोड़ने को लेकर जिम्मेदार नगर निगम अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। नगर निगम तत्काल अपने खर्च पर नया मंदिर बनवाए। जैन समाज ने कहा है कि मांग नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस पूरे मामले पर फडणवीस सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ फडणवीस सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विले पार्ले से बीजेपी विधायक पराग अलवणी भी जैन समाज के साथ आ गए हैं, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक सहायक नगर आयुक्त का तबादला किया गया है। लेकिन जैन समाज की आंखों में आए आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। दिगंबर जैन मंदिर तोड़े जाने से जैन समाज में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की है कि समाज जो कोर्ट में जाकर स्टे लेना चाहता था, एक्सटेंशन चाहता था, उसे वो मौका नहीं दिया गया। और इससे पहले ही मुंबई महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की और लगभग 90 साल पुराने जैन मंदिर को तोड़ दिया। इस मामले में जमीन के दावेदारों और जैन मंदिर के ट्रस्टियों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। मामले में मंदिर ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दायर कर 15 अप्रैल तक स्टे ले लिया था। अगली सुनवाई 16 तारीख को सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन नगर निगम ने 16 तारीख को सुबह 8 बजे ही जैन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। एक्सटेंशन मिलने वाला था 16 तारीख को, 15 तारीख तक का स्टे था, लेकिन उन्होंने सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे से यहाँ पुलिस लगा दी और पुलिस लगा के हम लोगों को मंदिर से धोती पहने हुए थे सब, पूजा पाठ के सबको पकड़ के बाहर निकाला। उन्होंने 2 डीसी भी मंगाए और उसको तोड़ने की कार्रवाई चालू करी। इस पूरे विवाद का एक सेंटर पॉइंट सोसाइटी गेट पर बना रामकृष्ण रेस्टोरेंट है। लोगों का आरोप है कि रामकृष्ण रेस्टोरेंट का मालिक मंदिर के पास बार खोलना चाहता है, लेकिन मंदिर होने की वजह से उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा, जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने बीएमसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मंदिर को गिरवाया है। बरसात में भी इधर अभिषेक करता था। आई एम 90 ईयर्स ओल्ड, पहले से इधर ही है, पर सब गड़बड़ किया है होटल वाले। हम डायरेक्ट बोलता है ये हमारे पीछे से बना है जगह, अभी बना 2 महीना हुआ, अब भी बना है, उसको कुछ नहीं हुआ है, हमारा मंदिर टूट गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक वस्तुएं सड़क पर फेंकने का आरोप लगा है। मामले के गरमाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंदिर के आगे के विध्वंस पर तो रोक लगा दी है, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई से सरकार घिर गई है। जो भी कानूनन रास्ता है, उस कानूनन रास्ते से जैन समाज के सम्मान की भूमिका, यही सरकार का निर्णय है। सवाल है कि जिस बीएमसी पर आंखें मूंद कर बैठे रहने का आरोप लगता है, उस बीएमसी से कोर्ट की सुनवाई का इंतजार क्यों नहीं हुआ? कछुए की चाल चलने वाली बीएमसी ने मंदिर को तोड़ने को लेकर ऐसी चपलता क्यों दिखाई कि कुछ ही देर में सब कुछ ध्वस्त कर दिया? और अब आपको उस मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और वहां पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज ही सुबह 9:30 बजे जेडी वेंस सपरिवार भारत पहुंचे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सपरिवार प्रधानमंत्री मोदी से जेडी वेंस ने मुलाकात की है। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है उस वक्त ये खास तस्वीरें सामने आई हैं। तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए, और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। मेघा, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात को लेकर सामने आई? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं प्रतिमा, ये वीडियो है आज दिन का, जब प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नी उषा वैंस, उनके 3 बच्चों, उन सबको होस्ट किया 7LKM अपने घर पे, प्राइम मिनिस्टर के आवास पर। और इस वीडियो में जैसे आप देख रही हैं, पूरे घर की टूर दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर
बच्चों को भी दे रहे हैं, अपने गार्डन की टूर दे रहे हैं। तो एक काफी समय उन्होंने व्यतीत किया प्राइम मिनिस्टर के आवास पर आज। लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर जो होंगी और जो हुई हैं आज, 4 दिन का दौरा है तो मीटिंग्स तो काफी होंगी जेडी वांस जी के साथ में। जो इश्यूज हैं टेबल पर, जो एजेंडा पर है, वो टैरिफ है। टैरिफ को लेकर आपको जैसे पता है भारत में काफी खलबली थी, जैसे कि अन्य देशों में भी है दुनिया में। भारत में भी काफी डाउट्स थे, कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाह रही थी सरकार। तो ये जो बायलैटरल प्रधानमंत्री और जेडी वांस के बीच में है, उस पे उसकी फोकस जो इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है उसके ऊपर रहेगी। और वैसे तो मुझे लगता है कि एक लेग इस टूर का वो एक प्राइवेट टूर भी है, क्योंकि ये और भी अन्य कुछ शहरों में जाएंगे, आगरा शायद है, जयपुर है, तो कुछ पर्सनल विजिट्स भी है। लेकिन वैसे तो देख के अगर ट्रेड और टैरिफ को देखें तो वो फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेघा बता रही हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका की तरफ से लगाया गया उसको लेकर भी संभव है कि दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हो, और ये तस्वीरें इस बीच आपके सामने। चुनाव जैसा बन गया है सूरत हाल यहाँ पे। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। बारिश वगैरह शोर शराबा हुआ, तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, मैं जैसे होटल के नीचे उतरा तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था, ऊपर की तरफ भरा था, और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था, और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। सर एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी। सामने तो मॉल दिख रही थी, पानी गिर रहा था, पत्थर आ रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये पूरा मतलब कि पहाड़ी फूट के आ गया, इतना मलबा और इतना पानी चल रहा है। कल्पना करके देखिए, आप रात में अपने घरों में गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के तबाही दस्तक देती है। जान बचाना नामुमकिन लगने लगता है, और जब सुबह का उजाला होता है तो एक झटके में सब खत्म। जम्मू कश्मीर के रामबन में सैकड़ों परिवारों पर यही बीत रही है। कुदरत के क्रोध ने कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ तबाह कर दिया। हर तरफ बस तबाही की तस्वीर है। रविवार रात से बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश इतनी बेहिसाब हुई कि बादल फट गया। पहाड़ टूटकर रिहायशी इलाकों में आने लगे। घर, दुकान, होटल, सब कुछ मलबे की समाधि में समा गया। किसी ने शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई तो किसी ने होटल से छलांग लगाकर। इस तबाही में 3 लोगों की मौत की खबर है। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। वहां का मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे बंद है। सैकड़ों पर्यटक जहां तहां फंसे हुए हैं। आज हम भारत की बात में आपको रामबन में हुई पहाड़ तोड़ तबाही की हर तस्वीर और इस तबाही के पीछे की वजह दिखाने जा रहा है। भविष्य क्या क्या करेंगे, तिनका जोड़ के तो अपना घर बनाया था, अब घर भी नहीं बचा है, तो अब भविष्य चला जाएगा ऐसे। 6 साल की बच्ची गोद में थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि हम बच पाएंगे। कोई जमीन का कागज नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं बचा। अब तो हम गवर्नमेंट से यही बोलते हैं कि हमें अगर जहर दे के मार देता, क्योंकि हम उठने के काबिल नहीं। आसमान से बरसी ऐसी तबाही जिसे देखकर सिर्फ रामबन नहीं बल्कि पूरा देश कांप उठा। जम्मू कश्मीर का रामबन, जहां आधी रात को अचानक मौत के तांडव ने हाहाकार मचा दिया। इसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। कोई हाथ में बच्चा लेकर भागा तो कोई होटलों की खिड़की को तोड़कर भागा। मौत पीछा कर रही थी और जान बचाने की उम्मीद ना के बराबर दिख रही थी।
मुझे 1% चांस भी नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे क्योंकि पानी इतना तेज था ना, ऊपर से पत्थर आ रहे थे साथ में। पानी तो आ ही रहा था, पानी में तो फिर बचा कर लेता थोड़ा बहुत बंदा। पत्थर आ रहे थे साथ में, पत्थर वो लग रहे थे जब हम नीचे उतर रहे थे तो पूरे पाँव छीले गए। बहुत मुश्किल कंडीशन हो गई थी इस टाइम में। यहाँ पे भागने की कगार पे आ गए थे लोग कि बहुत खतरा था यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर के उस रामबन की कहानी है जो जम्मू से करीब 121 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर जाने के लिए रामबन होकर जाना होता है। श्रीनगर से रामबन की दूरी करीब 147 किलोमीटर है। यूँ समझिए कि जम्मू का इलाका रामबन में खत्म होता है और रामबन के बाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। रामबन में हुआ क्या अब वो समझिए। रविवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे का वक्त था जब पहाड़ टूटकर रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सुबह होने के बाद की हैं और जिस रास्ते से पानी गुजर रहा है वहाँ घर और होटल थे। होटल के सामने गाड़ियाँ खड़ी थी लेकिन सब कुछ समाधि में लीन हो गया। एक कोई सरदार वो मौलवी जी थे तो उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने हमारी जान बचाई। कभी आपने इस तरह का भयंकर तस्वीरें देखी हैं पहले? नहीं, इससे पहले कभी हमने देखे नहीं है। ये बहुत बुरी कंडीशन हुई रामबन में। इससे बहुत ज़्यादा फ्लड था जिससे पूरे बहुत आया, बेहिसाब तेज आया। ये रामबन का वो उस्मान होटल है जो 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन होटल के नीचे की 2 मंजिलें मलबे में समा चुकी हैं। कल्पना कीजिए कि पानी कितने फोर्स के साथ आया कि कई फीट तक सिर्फ मलबे का पहाड़ दिखाई दे रहा है। होटल के कॉरिडोर की तस्वीर कैसी है ये दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। ये होटल का एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर कमरों में जाना भी अभी तक जो है वो संभव नहीं है क्योंकि किस तरह से, कितना तेज था ये जो क्लाउड बर्स्ट, जो बादल यहाँ फटा, उसके बाद जो मिट्टी और गारा और पत्थर यहाँ आए कितने तेज थे कि यहाँ पर सोफे जो हैं वो कमरों से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पूरा फ्लोर जो है वो गारे से भर गया है। ये होटल के कमरे हैं और यहाँ पर क्या हाल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 फ्लोर्स पे लगभग इस तरह का जो है गारा और मिट्टी अंदर आई है। यहां देखिए ये सड़क होती थी, सड़क आपको कहीं दिखेगी नहीं और कई फीट मिट्टी, पत्थर और गारा जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है। और अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद होटल का ये वही कॉरिडोर है जहां रात को तबाही के वक्त होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सारे लोग हैं, होटल कभी भी ये जा सकता है। होटल में पानी भरता जा रहा है, ये देखो वीडियो, होटल में पानी भरता जा रहा है तो हमारे साथ कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा क्या, होटल कभी भी जा सकता है, हम लोग भी कभी भी जा सकते हैं, तो हम लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। ये वो लोग हैं जो श्रीनगर जा रहे थे लेकिन रात में बारिश होने लगी तो सुबह निकलने का फैसला किया और रास्ते में मौजूद 20 कमरों वाले रामबन के होटल में रुक गए। लेकिन देर रात तबाही आई तो इन्हें होटल के पीछे की खिड़की को तोड़कर पहाड़ी और मुश्किल रास्ते को पार करते हुए जान बचानी पड़ी। जल्दी जल्दी चलो, ओ चलो यार, ओ चलो 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 जल्दी इधर से नहीं, वो लोग इधर से निकलेंगे, वो निकल गए वो गेट से निकल गए, इधर से आएंगे ना, वो आ जाएंगे नीचे रोड पे। संडे सुबह नहीं 3 बजे हमें होटल में दरवाजा खड़खड़ाया किसी ने, ठीक है। हम देखने लगे कि इधर पानी आ गया है, तब हम खिड़की से देखा यहाँ से पूरा पानी बह रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी फैमिली को उठाया, जल्दी जल्दी उठो, ठीक है। हमारे साथ छोटी 2 साल की बच्ची थी, ठीक है। तो हम सोचने लगे हम करे क्या, जाए कहाँ, ठीक है। फिर हम पीछे खिड़की थी वो तोड़ी, वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले और इधर से रास्ते से घूमकर हम बाहर निकले। इधर पूरा पानी बह रहा था। जान तो बच गई लेकिन इस मलबे के नीचे मौजूद इन लोगों को अपनी गाड़ियों का निशान तक नहीं मिल रहा है। इधर हमारी गाड़ी खड़ी थी, किया सेल्टॉस, पता ही नहीं है कहाँ है, दिखी नहीं है। ये कल दिख रही थी थोड़ी बहुत, आज तो वो भी नहीं दिखी।
मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है। रामबन ने इससे पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। सिर्फ कारें मलबे की बलि नहीं चढ़ी, बल्कि बड़े बड़े विशालकाय ट्रकों को सैलाब खिलौने की तरह अपने साथ बहा ले गया। देखिए, जब पानी आया था तो कैसे कुछ गाड़ियों की लाइटें जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें लोग मौजूद हैं। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं, गाड़ी नीचे सारी नीचे गई है, उसमें बंदे हो गए मेरे ख्याल से। राहत और बचाव के काम में लगे ईश्वर से मना रहे हैं कि जो गाड़ियां मलबे में दबी हैं, काश उनमें कोई इंसान न फंसा रह गया हो। मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। ऊपर वाला ना करे कि उन गाड़ियों में नीचे कोई ना कोई जान है वो, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो ये बड़ा भारी एक महामारी, एक बड़ा त्रासदी हो जाएगी कि जिस किस्म की जितनी गाड़ियाँ 50-60 जो है वो शान पैलेस में दबी हैं, आपका मरोग में जो गाड़ियाँ दबी हैं, ट्रक दबे हैं, टैंकर दबे हैं, उसमें मैं कहता हूँ ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि उसमें कोई ना हो। रामबन जिले में आई तबाही ने सबसे ज्यादा कोहराम कोहबाग इलाके में मचाया है, जहां मलबे की चपेट में आके दर्जनों घर बर्बाद हो गए। सैलाब के साथ बहकर आई मिट्टी ने 4 घरों को ऐसा लीला कि उनका निशान तक नहीं मिल रहा। मैं इस समय रामबन के कोहबाग इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां कुदरती कहर ने सबसे ज्यादा असर बरपाया है। मेरे पीछे जो आप ये कोहबाग का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से 4 घर कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। देखो, हमारा पूरा मकान ही डूब गए। हम यहाँ 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल कोई कपड़े तक नहीं बचे। जो लोग आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके दर्द का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा आशियाना मिनटों में उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन देखिए कैसे इनके पैर के नीचे की जमीन और सिर की छत दोनों एक साथ छिन गए हैं। क्या पहने और क्या खाएं किसी बात का ठिकाना नहीं है। ये वो जख्म है जिसे भरने में सालों की मेहनत या फिर शायद पूरी उम्र निकल जाएगी। हम क्या करेंगे अब, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? कैसे? बच्चे कपड़े गिले कर रहे हैं, पड़ोसियों ने कपड़े मांग के दिए हैं। अगर ये कपड़े गिले करेंगे दोबारा से कहाँ से कपड़े लगाएंगे? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आप देखो ना, पूरे मकान ही डूब गए। पानी कीचड़ हटा हटा के हम पानी पी रहे हैं। सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ आके नजर दिया जाए। कल से हम बिल्कुल भूखे हैं, थाने का एक मुलाजम हम तक नहीं पहुँचा। मेरा तो बिल्कुल जमीन दोज हो गया, मेरे साथ साथ और 4 थे, वो भी जमीन दोज हो गए। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात करीब 1 बजे उस वक्त हुई जब मूसलाधार बारिश होने लगी थी। रात करीब 2 बजे के आसपास बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया और 3:30 बजते बजते रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। मंजर इतना भयावह था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद से ही लोग रोते बिलखते आसपास के इलाकों में मदद की गुहार लगा रहे थे। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी जुटी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन पहुंच भी नहीं पा रहा है। दरअसल रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं। कश्मीर को देश से जोड़ने वाले हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर हैं। हाईवे पर हालात क्या हैं, ये समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो पहाड़ तोड़ तबाही मची, उसने कितने भयावह हालात पैदा किए, ये समझने के लिए अगली तस्वीर देखिए। पूरी तरह से फंस गए हैं वहाँ पे और अभी भी ये धीरे धीरे करके खिसक रहा है। ये है कैनोपी टनल। ये श्रीनगर तक जाने वाला इकलौता हाईवे है और देखिए पूरा रास्ता तबाह हो चुका है। हाईवे पर खड़े ट्रकों को देखकर लग रहा है कि किसी भी पल ये गहरी खाई में समा सकते हैं। अल्लाह रहम करे, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है। ऐसा ही एक वीडियो रविवार को भी सामने आया था, जिसमें गाड़ियां हाईवे के किनारे लटकी हुई दिख रही थी। लग रहा था कि कभी भी ये खाई में गिर सकती है।
नेशनल हाईवे कभी होता था, इस तरह की तस्वीरें हैं। हाईवे कहीं दिख नहीं रहा, चारों तरफ तबाही है, धंसा हुआ हाईवे है और मलबा है। युद्ध स्तर पर यहाँ काम जारी है। यहाँ पर जम्मू और ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ जो है दौरा किया है, लेकिन सड़क का क्या हाल है ये अपने आप में बयां कर रही है। इस तरफ आप देखिए कि कितना गारा है, कितनी मिट्टी यहाँ पर है, जिसे साफ करने के लिए यहाँ पर जेसीबीज लगाई गई हैं, डंपर हैं जो यहाँ संभवतः खड़े होंगे। और जब ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उसके बाद ये पूरे डंपर जो हैं ये जमीन में धंस गए हैं। हाईवे ध्वस्त है और इसीलिए कश्मीर घाटी पहुंचना मुश्किल हो गया है। ये कोलकाता से आया वो ग्रुप है जो अपना अपना सामान यूं ही लाद कर कई किलोमीटर पैदल सफर कर रहा है। कोलकाता से आया था, पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस है पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। बिहार से आ रहे थे और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। जगह जगह हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं कहीं तो पहाड़ का पूरा मलबा ही रास्ते पर आ चुका है। हाईवे को पूरी तरह खोलने में 5 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा है कि 2 दिन में हाईवे खोल दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें, हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं, जहां नेशनल हाईवे 44 बंद है और सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रास्ते में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रोना नहीं है, आराम से रोना बचाओ, आप रो किस लिए रहे हो? हम किस लिए लड़े हैं? हम किस लिए लड़े हैं? पूरे माहौल में ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनकर आपको अजीब लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि त्रासदी के इस तूफान के बीच में आखिर जश्न कैसा। दरअसल 21 अप्रैल यानी सोमवार को शादी का मुहूर्त निकला हुआ था। बारात को 45 किलोमीटर दूर गांव में जाना था, लेकिन हाईवे बंद है तो 45 किलोमीटर का ये सफर दूल्हे और बारात को मलबे से होते हुए पैदल ही तय करना पड़ा। एबीपी न्यूज ने जब दूल्हे सुनील वालिया से बात की तो उन्होंने कहा, मातम के माहौल में खुशी कैसी, लेकिन शादी है तो करनी है। शादी करनी पड़ रही है, अब क्या ही करेंगे, शादी भी करनी है, मगर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि इधर कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारा। जो खुशियाँ थी शादी की वो भी खत्म हो गई मेरे हिसाब से। आप क्या रहते हैं वहाँ, सब सुरक्षित है? नहीं, हमारे घर के साथ में भी बहुत सी डिस्ट्रक्शंस हुई है, हम कहाँ से खुश हो सकते हैं सर। दरअसल रामबन में 24 घंटे के भीतर सामान्य से करीब 575% ज्यादा 16.9 mm बारिश हुई, जिसकी वजह से यह हालात पैदा हुए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उसके प्रभाव से ये एक्टिविटी रही, लैंडस्लाइड रहा। और अगर आप अभी भी बात करें, अभी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। आप अभी देख सकते हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जम्मू कश्मीर में हमारा अभी येलो अलर्ट है, जहां थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ही कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट का टोपोग्राफी भी ऐसा है कि आपका बिल्कुल हाईली वनरेबल है, ऑलरेडी बारिशों के बगैर भी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ऐसे में जब इतना तेज बारिशें, तो इसके कारण जो है ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। पहाड़ पर बादल फटता है तो हालात और भयावह हो जाते हैं, क्योंकि चट्टानी मिट्टी पानी को आसानी से सोख नहीं पाती और बारिश पहले बाढ़ का रूप ले लेती है और फिर मौत का सैलाब बनकर कहर बरसाने लगती है। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।